आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिस्पायरेशन। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ने देखा भी है कि ये जो रिस्पायरेशन है, ये रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स लेते हैं और वो फूड पार्टिकल्स को ले करके और हमारे बॉडी जो उससे एनर्जी ड्राइव करता है उसको रिस्पायरेशन कहा जाता है। या सिंपल तरीके से और भी हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन को सिर्फ हम लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स के केसेस में ही पढ़ना है। और इस चीज़ में हम लोग देखेंगे कि ये जो रिस्पायरेशन होता है ये वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें होता क्या है कि ये हमारे बॉडी के द्वारा जो फूड लिया जाता है वह फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है उस फूड को ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी का लिबरेशन होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी है कि जैसे ही ये फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, यानी कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इंडिकेट भी किया है कि C6H12O6 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होकर के यहाँ पे CO2 H2O और प्लस एनर्जी का लिबरेशन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करने के दौरान हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन जनरली दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कहने का मतलब है कि एक इंटरनल रिस्पायरेशन होता है और दूसरे को कहा जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का, तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। ब्रीदिंग के केसेस में मेनली है बिकॉज इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है, एंड इट इज द फिजिकल प्रोसेस। ये फिजिकल एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये फिजिकल प्रोसेस होता है या इसी को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। बट कुछ लोगों का कहना होता है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग एक ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे कि ब्रीदिंग जो है इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन का पार्ट होता है। अगर हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में क्या है कि ब्रीदिंग में सबसे फर्स्ट जो है वह है इनहेलेशन। हम लोग क्या करते हैं कि एयर को इनहेल करते हैं, हम लोग एयर को इनहेल करते हैं लेकिन वह ऑक्सीजन में रीच होता है, ऑक्सीजन में रीच होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन में रीच होता है, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, उसको इनहेलेशन कहा जाता है। हम लोग एयर को ही छोड़ते हैं लेकिन वह CO2 में रीच होता है, ये CO2 में रीच होता है, तो इसको हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। आगे देखते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। तो बच्चे यहाँ पे इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं इसको, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है, और दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल प्रोसेस, इसको केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो केमिकल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, इसका फिर इसका ब्रेकडाउन होता है तो CO2 निकलते हैं, H2O रिलीज होता है और एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो फूड हम लोगों ने देखा था कि जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे मैंने बताया था कि विली नाम का प्रोजेक्शन होता था, जिसका काम होता था सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो। तो यहाँ पे क्या था कि फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो सीधा जाता है, जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है वो ब्लड के द्वारा सीधा जाता है बॉडी सेल्स में। यहाँ पे मैं इंडिकेट किया हूँ बॉडी सेल्स का, ये बॉडी सेल्स है, यहाँ पे गया और किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी अपने जलावन के रूप में लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी लिबरेट होता है। तो वहाँ पे लकड़ी क्या है, लकड़ी एक फ्यूल है जिसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं रहेगा तो लकड़ी जो है नहीं जल पाएगा। तो द सेम वे, और उस लकड़ी को ऐसा नहीं है कि हम काट लाते हैं जंगलों से तो उसको हम डायरेक्ट जला देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में काटा जाता है, तोड़ा जाता है। द सेम वे यहाँ पे जो फूड है उस फूड भी क्या है, एक फ्यूल है और उसको भी जलाने के लिए
हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बॉडी सेल्स में आया है। ऑक्सीजन कहाँ से, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ये लंग से जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चे देखोगे कि यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि हम लोगों में नसल पैसेज होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और ये जो नसल पैसेज होता है, नसल पैसेज कहा जाता है, नोज में जो स्पेस होता है उसको नसल पैसेज कहते हैं। और इस नसल पैसेज जो है, ये नसल पैसेज दो पार्ट से सेपरेट होता है, दो नॉस्ट्रिल्स में सेपरेट होता है, जिसको फोसा कहते हैं। और ये फोसा के द्वारा ये जो होता है बिल्कुल सेपरेटेड होता है। और सेपरेट करने के कगार पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि ये जो फोसा है, ये फोसा हमारे नोज को सेपरेट को ये क्या करता है कि ये जो नोज होता है यहाँ पे इसको क्या करता है कि पूरी तरह से यहाँ पे सेपरेट करता है, सेपरेट कि ये जो सेपरेट कर देता है। और ये फोसा जो यहाँ पे है, नोज को ये जो पार्टीशन दिख रहा है इसको सेपरेट कर देता है, जिसको फोसा कहते हैं या इसको नसल सेप्टम कहा जाता है। अब एयर पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि नोज में हेयर होते हैं, और ये हेयर क्या करता है कि जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं और उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो नोज का जो इनर लाइनिंग होता है वह सिलिएटेड और इंडोथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। सिलिएटेड और इंडोथेलियल, CILIA, सिलिएटेड और इंडोथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे नोज को बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि एयर जब यहाँ से रस करता है तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फेर्निक्स है, फेर्निक्स जिसको थ्रोट कहा जाता है, ये थ्रोट है। और इसके बाद फेर्निक्स से आता है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है लैरिंक्स इसको कहा जाता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, या इसको एडम सेपल कहा जाता है। मैंने बताया भी था कि क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है ये इनलार्ज करता है, और वही वॉइस बॉक्स जब इनलार्ज कर जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको एडम्स एपल कहा जाता है। और ये एयर आता है यहाँ से होते हुए ट्रैकिया है। अगर हम बात करते हैं इस ट्रैकिया का, तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रैकिया की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकिया जो है वैसे यहाँ पे ये सी शेप्ड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है कि हमारा जो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये सी शेप्ड कार्टिलेज से क्यों बना हुआ होता है, तो सी शेप्ड कार्टिलेज से बना इसलिए हुआ होता है क्योंकि ये हार्डेंस प्रोवाइड करता है, ताकि एयर यहाँ से पास हो तो यहाँ पे ट्रैकिया का जो वॉल होता है ये आपस में कोलैप्स ना हो और एयर जो है वो स्मूथली पास हो सके। तो कहने का सेंस है कि दो ट्रैकिया के वॉल को कोलैप्स होने से ये सी शेप्ड कार्टिलेज बचाता है, और जब ये प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से, तो एयर इससे क्या होता है कि स्मूथली पास होता है। अब देखेंगे कि यहाँ से ट्रैकिया से पास हो गया, ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राम में, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और एट द टॉप ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के टॉप पे देयर विल बी अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको एल्वोली कहा जाता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिखाया है एल्वोली का, इस तरह से। आखिर पूछा जाएगा कि इस तरह से ही इसका डायग्राम क्यों होता है अगर इसका गोलाकार, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे विली नाम का प्रोजेक्शन होता था, जिसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, जिसका काम था सरफेस एरिया को एक्सटेंड कराना, सरफेस एरिया को बढ़ाना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एल्वोली का स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को एक्सटेंड कराता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ताकि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर एब्जॉर्ब हो और यहाँ से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स फॉर्म हो करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करे और बॉडी सेल्स के द्वारा ले जाए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो लंग्स को पार्टीशन देने का, प्रोटेक्शन देने का काम, इसको प्रिवेंशन, जो कि एयर को एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज में जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है,
जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, या हम लोग इसको कहते हैं इट इज़ ए मस्कुलर वॉल डेट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के वॉल के फ्लोर को ये बनाता है। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है हमारे चेस्ट को लिफ्ट करता है और एयर जो है वो अंदर की तरफ रस करता है। इसके बाद जैसे ही हमको एक्सहेल करना है तो यही डायफ्राम जो होता है इस हमारे चेस्ट कैविटी को क्या करता है, डाउनवर्ड की तरफ पुश करता है और एयर जो होते हैं यानी कि CO2 जो होता है वह बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे मेन हमको जो फोकस करना है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से हमारे बॉडी में एयर रस करता है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स बना हुआ है, ये जो हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स का जो आउटर कवरिंग होता है, लंग्स का जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, इस बाहर वाले मेम्ब्रेन को प्ल्यूरा कहा जाता है। लंग्स के आउटर मेम्ब्रेन को प्ल्यूरा कहा जाता है, प्ल्यूरा कहते हैं, या फिर इसको प्ल्यूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, जो कि क्या करता है, इस लंग को आउटर लेयर से इसको प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे एल्वोली के पास लंग्स, एल्वोली के पास एयर आ गया। एल्वोली के वॉल पे बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि ये ब्लड वेसल्स क्या करता है कि यहाँ से ले जा करके ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से यहाँ पे कैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स में आरबीसी होता है और आरबीसी में हेमोग्लोबिन होते हैं, जो कि हेमोग्लोबिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रेड पिगमेंट होता है, आयरन पिगमेंट कंपाउंड होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। और ये एल्वोली से ऑक्सीजन को ले करके जाता है ये हेमोग्लोबिन कहाँ, तो ये लेकर के जाएगा बॉडी सेल्स तक। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉडी सेल्स तक ले गया, और मैंने बताया था कि फूड एब्जॉर्ब हुआ था। तो ये फूड तो एब्जॉर्ब आ गया, लेकिन जब तक कि इस फूड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ये फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये फूड का ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में इसका होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है तो इसके बाद वहाँ पे यही इसी पोजीशन से एनर्जी का लिबरेशन होता है। और यहाँ पे ये ओवरऑल, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे एल्वोली से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो कर रहा है वह है HB, जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में डिनोट करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे ही फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया है कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीडाइज करेगा तो CO2 और H2 और एनर्जी का लिबरेशन होता है। लेकिन जब ये फूड यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ तो यहाँ पे CO2 भी बनेगा। तो ये CO2 आखिर सेल से बाहर कैसे आता होगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे O2 जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 जो होता है ये सॉल्युबल होता है, लेकिन ये CO2 सॉल्युबल होता है, लेकिन ये CO2 हमारे बॉडी से बाहर कैसे आता है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात भी किया था डिफ्यूजन के बारे में। तो ये सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है। और डिफ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है वह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है, और इस तरह से CO2 सेल से पुनः बाहर निकलता है और लंग्स से होते हुए पुनः फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, मूवमेंट ऑफ CO2 फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल जो है ये एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसके बारे में मैंने बात किया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का लिबरेशन हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ADP प्रेजेंट होता है, ADP जिसको हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और ये लो एनर्जी करेंसी ऑफ शेल होता है। तो एक चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ADP पहले से मौजूद होता है और एक फ्री फास्फोरस पाया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पाया जाता है। जैसे ही एनर्जी के बाद फूड के ब्रेकडाउन के पास एनर्जी का लिबरेशन होता है तो ADP जो है फास्फोरस, एक फ्री में जो फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ एक बॉन्ड से अटैच हो जा रहा है। मैं यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा हूँ, एक ये है, एक जो यहाँ पे है, एक फास्फोरस जो है, पहले से 2 फास्फोरस पाया जाता है, ये 2 फास्फोरस है, और एक फास्फोरस जो है वो फ्री एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ही यहाँ से रिस्पायरेशन से एनर्जी निकलता है तो वो क्या करता है कि ये फ्री वाला फास्फोरस एनर्जी को लेकर के और एक बॉन्ड से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और यही बनाता है ATP।
अगर हमको पुनः फिर दोबारा अगर यूज़ करना होता है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोगों को एनर्जी को पुनः यूज़ करना होगा तो फिर कैसे होगा। तो जब ये एडीपी से एटीपी बन गया, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करते हैं, और हमारे बॉडी में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वह एटीपी के फॉर्म में होता है। किसने डिस्कवर किया एटीपी को? तो कार्ल लोहमैन ने। और हाई एनर्जी करेंसी है, तो जब हमको इस एनर्जी को यूज़ करना होता है तो क्या होता है कि इस बॉन्ड में जो एनर्जी लगा है ये बॉन्ड टूट जाता है, और जितने भी एनर्जी होते हैं इसमें वो सारा एनर्जी यूज हो जाता है, और एडीपी जो होता है ये अलग हो जाते हैं, और ये फास्फोरस जो होता है ये अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। ये ओवरऑल है एरोबिक रेस्पिरेशन का। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ और बात करते हैं कि हायर कैटेगरी के एनिमल्स में, जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर वर्टेब्रेट्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन जो होता है वह एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में, तो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे मैंने जिक्र भी किया है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट में होता है। सिंपली हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्मेंटेशन में ब्रेक डाउन ऑफ शुगर डायरेक्टली इनटू अल्कोहल, इसमें शुगर जो होता है डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये केसेस जो होता है ईस्ट में होता है। जब ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो इसमें इथेनॉल बनता है, या इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, और प्लस में इसमें लेस एनर्जी बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेस एनर्जी का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP एनर्जी का लिबरेशन होता है। 2 ATP एनर्जी ही बनते हैं, क्योंकि 2 ATP एनर्जी इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही लिटिल लेस होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो फ्यूल होता है वह फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता है। तो ये चीज़ है कि किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए हम लोगों को एनर्जी की आवश्यकता, यानी कि हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मात्रा लिटिल लेस होती है, ना के बराबर होती है, जिसके कारण ईस्ट में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसको C2H5OH कहते हैं, और प्लस 2 ATP एनर्जी का लिबरेशन होता है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज को करते हैं, या फिर किसी भारी चीज़ों को जब हम लोग उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी भी उस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन पे काम करने लगता है। लेकिन हमारा बॉडी की बात अगर करेंगे तो हमारे बॉडी में जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल की अगर हम बात करते हैं तो मसल सेल्स जो होता है हमारा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पे काम करता है, क्योंकि जितना सफिशिएंट एनर्जी, जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स को, हमारे मसल टिश्यू को, मस्कुलर टिश्यू को आवश्यकता पड़ती है, उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे मसल सेल्स में जो फ्यूल होते हैं वह पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता है, और वो मसल सेल्स जो फ्यूल होता है वह कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसको हम लोग C3H6O3 बोलते हैं। केमिकल फार्मूला है लैक्टिक एसिड का, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है C3H6O3, और प्लस में मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का लिबरेशन होता है। बच्चे यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ भी कम जब पड़ जाती है तो यहाँ पे भी 2 ATP एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने देखा। अब दूसरी चीज़ अगर और हम थोड़ा सा बात करते हैं बच्चे, कि अगर हम बात करते हैं तो जो भी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके मेनली 3 फेज होते हैं। 3 फेज की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरी की बात करते हैं तो वह क्रेब्स साइकिल होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक सेंटर होता है, पॉइंट होता है, और तीसरी चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है पायरुविक एसिड में, जिसको हम लोग पायरुवेट भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस पायरुवेट का, तो पायरुवेट की अगर हम फार्मूला लिखें तो पायरुवेट का फार्मूला होता है C3H4
O3 इसकी केमिकल फार्मूला होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरूवेट में, और पायरूवेट में क्या होता है कि ये पायरूवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स साइकिल में जाता है, और इसके बाद वहाँ पे वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन होने के बाद CO2 H2O और 38 ATP एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पायरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनता है वह होता है 38 ATP। 38 ATP एनर्जी का लिबरेशन होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं इसमें क्रेब्स साइकिल का, तो क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक रीजन है जहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग तरह के वहाँ पे स्पेशल एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग मोनोसैक्राइड्स को, अलग अलग डाइसैक्राइड्स को वह पूरी तरह से ब्रेक डाउन करता है, और इसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वहीं से वो पास आउट होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन में। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि उस फूड पार्टिकल्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। और मैं बता दूं कि क्रेब्स साइकिल के बारे में एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और हम इसमें बता दें कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे कहते हैं। EMP पाथवे, EMP पाथवे इसको कहा जाता है, क्योंकि EMP पाथवे जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को ही कहते हैं। ये EMP इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्कीम को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के बताए थे, जिसका एक का नाम है एमडेन, दूसरे का नाम है मेहरॉफ और तीसरे का नाम है पेरनास। तो ये साइंटिस्ट मिल करके जो है ये ग्लाइकोलाइसिस को दिया था, इन्होंने स्कीम को बताया था, इसीलिए हम इसको EMP पाथवे बोलते हैं। बहुत कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स का। तो बच्चे यहाँ पे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि प्लांट्स के पास रात्रि में नहीं जाना चाहिए, या रात में प्लांट्स के नीचे, पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि डोंट स्टे नियर प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। नाइट के समय में प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स में रात्रि के टाइम में फोटोसिंथेसिस जो होता है वह बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, और प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होते हैं। अभी पिछले बार ही मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे हम लोगों को रेस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केसेस में करते हैं। तो क्या प्लांट्स में रेस्पायरेशन नहीं होता है? प्लांट्स में रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डे टाइम की, अगर हम बात करते हैं तो दिन में क्या होता है कि प्लांट्स में ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है, और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा दिन में फोटोसिंथेसिस ही होता है। तो क्या रेस्पायरेशन कम क्यों होता है? तो रेस्पायरेशन इसलिए कम होता है क्योंकि प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है, और मूवमेंट नहीं होने के कारण प्लांट्स को लेस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें रेस्पायरेशन लिटिल लेस होता है। लेकिन दिन में अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, और ये फूड बनाते हैं और उस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस फूड को यूज करके, और इससे एनर्जी डिराइव करते हैं। तो इस फूड को, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि एयर से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सॉइल से इनको H2O मिल जाता है, सन से सनलाइट मिलता है, प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल होता है जो कि सन के लाइट को ट्रैप करता है। जैसे ही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ O2 गैस निकलते हैं। तो ये जो O2 गैस निकलता है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पर ईयर 17 × 10⁻10 टन ऑक्सीजन एक बार में रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो जब रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस भी होता है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, रेस्पायरेशन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए दिन के टाइम में पता नहीं चल पाता है। लेकिन प्लांट्स में दिन में रेस्पायरेशन होता है लेकिन बहुत लिटिल लेस होता है। उस रेस्पायरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन को ही लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। लेकिन अगर हम नाइट की बात करते हैं तो रात्रि में क्या होता है कि रात्रि में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बहुत लिटिल लेस, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और रिस्पायरेशन जो है ये रिस्पायरेशन कंटिन्यू होता रहता है। और उस वक्त रिस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन को ही लेते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रात्रि में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन को ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाएगा तो हम लोग जब रिस्पायर करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो सफोकेशन होने लगेगा। और सफोकेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें चॉकिंग भी हो सकता है, जिसके कारण हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि पेड़ के नीचे रात्रि के समय में नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो और अलग अलग तरीक़ों से होता है। अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में गैस का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू भी होता है, जो कि टाइनी पोर्स होता है, प्लांट्स के लीफ के एपिडर्मिस पे पाया जाता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो ऊडी प्लांट्स होते हैं जिनका स्टीम काफ़ी मोटा होता है, हैवी होता है, उस प्लांट्स में गैस का जो एक्सचेंज होता है वह लेंटिसेल से होता है, लेंटिसेल से होता है, या उनके स्टीम में क्रैक्स होता है, उस क्रैक से उनमें गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लांट्स में गैस का एक्सचेंज होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में कि ऐसा देखा जाता है या हम लोग जनरली देखते भी हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें रेस्पायरेशन फास्टर क्यों होता है। देखते हैं मछलियों के बारे में, मछलियों को हम लोग देखेंगे तो उनका जो गिल्स होता है वह कंटिन्यूअसली फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन लिटिलेस, कम ऑक्सीजन जो है ये डिजोल्व पूरी तरीका से नहीं हो पाता है, यानी कि ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होता है। और जब ये ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होता है और जितना एक फिश को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पर मिनट पर सेकंड में, इसलिए क्या करता है कि मछलियाँ जो होते हैं वो अपने गिल्स को पूरी तरह से फ्लैक्चुएट करते हैं। जितना फास्टर वो अपने गिल्स को फ्लैक्चुएट करेंगे उतना फास्टर जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में रस करेगा और वो क्या करता है कि उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को फुलफिल करता है। और इसलिए ऐसा फिश या और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन को फास्टर करते हैं ताकि उनकी जो एनर्जी का जो नीड्स होता है वो अपनी एनर्जी के नीड्स को फुलफिल कर सकें। दूसरी चीज़, एक और टर्म्स हम बात करेंगे, रिस्पायरेशन इन जीरोफाइट्स। बच्चे यहाँ पे एक टर्म्स आया है जीरोफाइट्स। अगर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स का, तो जीरोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जीरोफाइट्स का मतलब होता है डेजर्ट प्लांट्स, क्योंकि जीरो का मीन्स होता है डेजर्ट और फाइट्स का मीन्स होता है प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा, उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है तो हम सिंपली जानेंगे कि रात्रि में कैक्टस जो होते हैं, कैक्टस क्या है, जीरोफाइट्स प्लांट्स है, कैक्टस में रिस्पायरेशन जो होता है या जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें रिस्पायरेशन दिन के समय में नहीं होता है, बल्कि उनमें रिस्पायरेशन जो है वह रात के समय में होता है। क्योंकि जो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो वाटर को सेव करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले इलाका में बहुत ज़्यादा हीट होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे ही वो अपने स्टोमाटा को ओपन करेंगे तो वाटर जो होगा वह लूज कर जाएगा वेपर के फॉर्म में, जिसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो उस वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए प्लांट्स दिन में, यानी कि जीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में अपने स्टोमाटा को ओपन नहीं करते हैं, मीन्स दिन में गैस का एक्सचेंज नहीं करते हैं, ये गैस का एक्सचेंज रात्रि में करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ भी सकता है कि आखिर तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते होंगे। तो वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि रात्रि में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को लेना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, सारा कुछ वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, और दिन में क्या करते हैं कि सन के लाइट को ले करके और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके और वो अपना फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जीरोफाइट्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है।